नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 1 जून से 15 जून 2025 की समसामयिक घटनाओं का संग्रह होगा, जिसमें आज हम कुछ सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ सेगमेंट्स के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और बचे हुए सेगमेंट्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है, जिसका पहला खंड है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि भारत ने सीमा क्षेत्रों में संभावित बाहरी खतरों से निपटने की तैयारियों का आकलन करते हुए ऑपरेशन शील्ड के तहत व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ये शुरू किया गया था सीमावर्ती क्षेत्रों में। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज में है, यानी कि उसको परमानेंटली खत्म नहीं किया गया है। यानी कि अगर भविष्य में किसी भी तरह के कायरतापूर्ण हमला अगर पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, जो कि हमलों के चपेट में आते हैं, पाकिस्तान के हमलों के चपेट में आते हैं, तो उन परिस्थितियों में कैसे बचाव करना है उसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार बढ़कर 64.3% हो गया है। अब ये सामाजिक सुरक्षा क्या है इसको नीचे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा है कि जो भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार है वो बढ़कर 64.3% तक चला गया है। और इस मामले में भारत जो है अब दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। और अभी जो वर्तमान में ये नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार वर्ष 2015 में ये जो कवरेज था, यानी कि जो विस्तार था, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, ये 19% था, जो अब बढ़कर यानी कि वर्ष 2025 में ये बढ़कर जो है 64.3% तक हो गया है। जिसको अगर संख्या में बात किया जाए तो ये 94 करोड़ से अधिक है। यानी कि भारत में भी जितनी आबादी रहती है उसमें से 94 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा है क्या। तो इसके अंतर्गत जो होता है कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं या परिवारजन होते हैं या जो व्यक्तिजन होते हैं, उन उनकी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके आय को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और ये खास करके जो है, जैसे वृद्धजन हो गए यानी हमारे बुजुर्ग लोग, या बेरोजगार लोग, या बीमारी की अवस्था या विकलांगता या मातृत्व के मामले में यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ पहल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, उन पहलों को थोड़ा देख लेते हैं। उनमें जैसे क्या है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या अटल पेंशन योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या आयुष्मान भारत योजना, या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सभी जो योजनाएं शुरू की गई हैं सरकार के द्वारा, ये क्या है, ये सभी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली पहले हैं या योजनाएं हैं जो कि लोगों के लिए शुरू की गई हैं। इन सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का अनावरण किया है। ये ध्यान रखिएगा कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। और वहीं पर इसका अनावरण किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इसके बाद कुछ और तथ्य को देखते हैं जो इसी से संबंधित है कि हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन जो है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में है, वो भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट था। इसे ध्यान रखिएगा, जो 1920 में शुरू हुआ था। तो ये भारत का सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट था, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो थर्मल पावर प्लांट था वो कहाँ था, हैदराबाद के, वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू किया गया था। और भारत का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। अब चूंकि बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं कुछ प्रमुख थर्मल पावर प्लांट। जैसे सबसे पुराना जो है, जिसे हम लोग जानते हैं, बरौनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि 1962 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये बिहार का पहला थर्मल पावर प्लांट था।
उसके बाद क्रमशः अगर देखें तो बाढ़ बाढ़ ताप विद्युत केंद्र नबीनगर जो कि औरंगाबाद में है, ताप विद्युत केंद्र कहलगांव जो कि भागलपुर में स्थित है, और इसके अलावा दो अभी जो प्रस्तावित है यानी कि जो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसको उम्मीद है कि अगले वर्ष तक शुरू किया जाएगा, उसमें है पीरपैंती जो कि भागलपुर में स्थित है और चौसा जो कि बक्सर में स्थित है। तो इन सारे जो बिहार में जो अभी निर्माणाधीन है या संचालित है, वर्तमान में जो ऑपरेशनल है, इन सारे का नाम ध्यान में रखिएगा। अब थर्मल पावर पावर स्टेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, पावर प्लांट का बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बताता चलूं कि एक ऐसा संयंत्र होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप, जिसमें ईंधन के रूप में जैसे कोयला हो गया या गैस हो गया को जलाकर जो होता है गर्मी पैदा किया जाता है, और एक बार जब गर्मी पैदा हो जाता है तो उस गर्मी का इस्तेमाल जो होता है पानी को गर्म करके भाप बनाने के लिए किया जाता है, और फिर उसी का इस्तेमाल करके टरबाइन को चलाया जाता है, और जब टरबाइन चलता है तो आपको पता ही होगा कि बिजली उत्पन्न होता है। तो जनरली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें उनसे जो बिजली उत्पादन किया जाता है, तो बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसमें कोयला या गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने ब्राजील में आयोजित, ध्यान रखिएगा कि ब्राजील में जो आयोजित किया गया है 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम, ध्यान रखिएगा ये संसदीय फोरम है, 2025 में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। यानी कि जो अंतर संसदीय फोरम है, अंतर संसदीय फोरम, जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन देश की जो संसद है उनके उन लोगों के सामूहिक पहल से ये सामूहिक पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया है। तो उसमें भारत के संसद की तरफ से जो है, भारत के संसदीय प्रतिमंडल की तरफ से ओम बिरला जी ने इस आयोजन में भाग लिया है, और इस वर्ष का विषय जो है वह है समावेशी और सतत वैश्विक शासन में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स संसदों कहने का मतलब है जो ब्रिक्स में शामिल देश हैं उनकी संसदों की भूमिका। अब तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रिक्स का संसदीय फोरम क्या है। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2015 में मॉस्को में की गई थी, यानी जो रशिया की राजधानी है, रूस की राजधानी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक फोरम था। इसका उद्देश्य क्या है, तो संसदीय कूटनीति के माध्यम से वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श, नीति निर्माण व सहयोग को मजबूत करना। और इसके सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात। तो इन सारे नामों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ब्राजील में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में दीव, ध्यान रखिएगा दीव जो कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ध्यान रखिएगा पहले दोनों अलग अलग थे लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है, यानी कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है जिसने अपनी सारी ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला यह भारत का पहला जिला बन गया है। यानी कि भारत, बहुत ही ध्यान ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि भारत का ऐसा पहला जिला है जिसके अंदर जो है ऊर्जा की सारी जरूरतें जो पूरी की जा रही हैं वर्तमान में, वो सभी सौर ऊर्जा से की जा रही हैं। तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, जो कि दीव। अगला न्यूज है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीदने की जो कानूनी उम्र है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में मिजोरम के बाद गोवा जो है, गोवा राज्य, वो उल्लास जो प्रोग्राम है, जो केंद्र सरकार का एक काफी महत्वाकांक्षी पहल है, उसके अंतर्गत जो है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो पहले स्थान पर मिजोरम है जो कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना, और दूसरे स्थान पर गोवा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
और थोड़ा उल्लास के बारे में देख लेते हैं कि ये स्कीम है क्या, ये पहल है क्या। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। कार्यान्वयन का अंतराल जो है इसे 2022 से 2027 तक क्रियान्वित किया जाएगा। और यह योजना उन वयस्कों के को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते हैं या जिनका उम्र जो है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है। और इसका योजना का उद्देश्य जो है भारत के जन जन को साक्षर बनाना है। और इसी के अंतर्गत जो है मिजोरम के बाद गोवा भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ये काफी ही महत्वपूर्ण न्यूज है, काफी ही ज्वलंत न्यूज है, इसे ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। जो आर्च कहने का मतलब जैसा धनुष होता है, धनुष के शेप, तो ये उसी तरह का आर्च ब्रिज है जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। और ये जो है, यह पुल जो है भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 272 किलोमीटर ये लंबा है। मतलब ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो है ये 272 किलोमीटर लंबा है। और उसी रेलवे लिंक के अंतर्गत ये जो है पुल जो है ये भी डेवलप किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है कि यह पुल जो है कश्मीर को पहली बार पूरे साल रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पूरे साल के लिए है, ये पूरे वर्ष के लिए है, यानी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी को जो है ये सुनिश्चित करेगा। और इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे आईआईटीज और डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। और अगर ऊंचाई का बात करें तो यह पुल जो है लगभग 359 मीटर ऊंचा है। इस ऊंचाई का जो ये नंबर है, ये फिगर है, ये आंकड़ा जो है इसे याद रखिएगा। ये कितना ऊंचा है तो 359 मीटर ऊंचा है, ये मीटर के हिसाब से। और अगर फीट के हिसाब से बात किया जाए तो ये लगभग 1178 फीट ऊंचा है। और अगर लंबाई का बात किया जाए, इससे पहले हम लोग ऊंचाई को देख रहे थे, अगर लंबाई का बात किया जाए तो ये लगभग 1315 मीटर है। इस लंबाई को भी ध्यान रखिएगा। अब उसी पुल के साथ जो है अभी एक और पुल का जो है अनावरण किया गया है, वो है अंजी खड़ पुल। वो भी जो है भारत का पहला केबल के सहारे स्थित रेलवे पुल है। ध्यान रखिएगा कि केबल के सहारे, यानी कि सिर्फ केबल के सहायता से उस पुल को स्थिर किया गया है। तो ये केबल के सहारे स्थित जो है भारत का पहला रेलवे पुल है। और यह पुल जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। और यह कटरा को रियासी से जोड़ता है, इसे ध्यान रखना है। और यह पुल भी जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और इसका निर्माण जो है चिनाब नदी की सहायक नदी जो है वो अंजी नदी पर किया गया है। तो इस नाम को भी याद रखिएगा कि चिनाब की सहायक जो नदी है अंजी नदी, उस पर इसका निर्माण किया गया है। और चिनाब रेलवे ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये। और इस पुल की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह 331 मीटर है और लंबाई जो है 725.5 मीटर है। तो इस दोनों आंकड़ों को भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम। तो ये नाम याद रखेंगे, दाओजली हेडिंग। और ये किस कारण चर्चा में रहा है? तो यहाँ पे नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज की गई है।
और ये स्थान किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के 3 सदस्यों या सांसदों कह सकते हैं को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है। अब भारतीय प्रेस परिषद क्या है उसको हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन पहले हमें यह ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन के यानी लोकसभा के सदन से यहाँ बात किया जा रहा है 3 सांसदों को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है। और वो 3 नाम कौन कौन से हैं? संबित पात्रा, नरेश महस्के और कालीचरण मुंडा। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सुधांशु त्रिवेदी और ब्रिजलाल को प्रेस काउंसिल के सदस्यों के रूप में नामित किया था। और थोड़ा भारतीय प्रेस परिषद क्या है, इसकी प्रशासनिक संरचना क्या है, उसे हम लोग देखेंगे। तो प्रेस काउंसिल में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य यानी कि कुल जो होते हैं 29 सदस्य होते हैं। और इन 29 सदस्यों की अगर बात किया जाए या मूल तौर पर एक अध्यक्ष को अगर हटा दिया जाए और 28 सदस्यों का बात किया जाए तो उन 28 सदस्यों में 13 जो होते हैं कार्यरत पत्रकार होते हैं, 6 समाचार पत्रों के प्रबंधक होते हैं, 1 समाचार एजेंसी का प्रतिनिधि, 5 सांसद, ध्यान रखिएगा 5 सांसद और 3 विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है। इसे थोड़ा बारीकी से ध्यान में रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा भारतीय प्रेस परिषद के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय प्रेस परिषद जो है यह एक प्रेस परिषद एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक स्वायत्त निकाय है। ये ऑटोनोमस बॉडी है परंतु अर्ध न्यायिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1966 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर, इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसे आपातकाल यानी कि वर्ष 1975 के दौरान समाप्त कर दिया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1979 में पुनर्गठित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है इसके गठन का? तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और उसके साथ ही अखबारों और समाचार एजेंसियों से संबंधित जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको तय करना और उन मानकों को सुरक्षित बनाना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता से भी 5000 साल पहले की मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जो इसके शोधकर्ता रहे हैं उन शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्रारंभिक मानव समुदाय समुद्री संसाधनों पर निर्भर थे। यानी जो 5000 साल हड़प्पा सभ्यता से भी जो 5000 वर्ष पहले की जो मानव सभ्यता थी वो अपने जीवन के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर थे और साथ ही मैंग्रोव प्रधान वातावरण में रहते थे। तो ऐसा मैंग्रोव क्या होता है कि ये मैंग्रोव जो होते हैं ये मैंग्रोव वन ये खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधों का एक विशेष प्रकार का वन है जो तटीय क्षेत्रों और नदी के मुहानों में पाया जाता है और ये आज भी होते हैं। और उस समय भी ये जो तब की मानव सभ्यता थी वो इसी वातावरण में इसी वन का इस्तेमाल करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। यानी कि उनका सर्वाइवल तब के समय में संभव हो पाया था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्राचीनता है वो लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी मानी जाती है। और अब तक हमको ये पता था कि कच्छ में जो धोलावीरा है वो हड़प्पा काल का प्रमुख नगर था, लेकिन जो नए साक्ष्य मिले हैं वो बताते हैं कि इससे भी पहले वहां पे मानव बसावट संभव रहा था या उससे भी पहले जो मानव बसावट की ओर ये इशारा करते हैं। यानी जो वर्तमान में कच्छ में जो धोलावीरा है जो कि हड़प्पा काल का नगर था, प्रमुख नगर था, उससे भी ये पहले 5000 साल पहले वहां पर शोधकर्ताओं ने बताया है कि उससे भी 5000 साल पहले वहां पर मानव बस्ती थी जो सरवाइव कर रही थी। तो इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला न्यूज है कि भारत का पहला पानी के अंदर का संग्रहालय, ध्यान रखेंगे, पानी के अंदर का संग्रहालय आईएनएस गुलदार के आसपास बनाया जाएगा, जो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में स्थित होगा। यह संग्रहालय एक सेवानिवृत्त युद्धपोत, ध्यान रखिएगा, एक सेवानिवृत्त युद्धपोत है जिसका नाम है गुलदार। ये आईएनएस गुलदार यानी कि इंडियन नेवल शिप है, तो उसी सेवानिवृत्त युद्धपोत को, जो कि अब तक जल के सतह पर अपनी सेवाएं दे रही थी, उसे खींचकर पानी के नीचे यानी कि जो सी फ्लोर होता है वहां पे इसे स्थापित किया जाएगा, और उसी के आसपास म्यूजियम जो है पानी के अंदर ही सी फ्लोर पर ये इसके आसपास जो है म्यूजियम को डेवलप किया जाएगा। तो इसका नाम याद रखिएगा। और ये काफी ही पुराना युद्धपोत था जिसका निर्माण जो है पोलैंड में किया गया था वर्ष 1985 में इसे शामिल किया गया था, और वर्ष 2024 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। और अब इसका इस्तेमाल करके पानी के अंदर जो है एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो आईएनएस गुलदार का नाम याद रखेंगे हम लोग। अगला न्यूज है कि हाल ही में अरब सागर में स्थित केरल के तट पर, आप लोगों ने अगर ये न्यूज पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना मैं बताता चलूं कि हाल ही में जो है अरब सागर में स्थित केरल के तट पर एक सिंगापुर का जो कंटेनर वाला जहाज था, जो अपने साथ ज्वलनशील तरल पदार्थ हो गए या ठोस पदार्थ हो गए या स्वतः स्फूर्त दहन के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उसके साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स थे, विषाक्त पदार्थ सहित खतरनाक सामग्रियों को ले जा रहा था, में आग लग जाने के कारण भारी विस्फोट हुआ। इस जहाज का नाम था MV-1 503। तो ये नाम याद रखिएगा। इसे हालांकि बाद में रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। जो हमारे नेवल शिप्स हैं, हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं और हमारे नेवी के लोग हैं, उनके द्वारा मिलकर, ताकि जो एक समुद्र का जो एक इकोसिस्टम उसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। तो चूंकि इसमें खतरनाक रसायन ले जाया जा रहा था, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहाँ का था? कंटेनर जहाज सिंगापुर का था, और ये केरल तट के पास, अरब सागर में केरल तट के पास ये उसमें आग लग गया था। तो इसमें आपको याद रखिएगा MV-1 503। अगला न्यूज है अभ्यास शक्ति 2025। तो ध्यान रखिएगा, अभ्यास शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इस वर्ष इसका 8वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है ला कैवेलरी फ्रांस में होगा। तो ये प्रत्येक वर्ष जैसे अगर इस वर्ष इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, तो अगले वर्ष इसका आयोजन भारत में होगा, क्योंकि द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभ्यास शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स इसको कहते हैं। तो इस वर्ष 2025 का आयोजन जो है अरब सागर में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया है, और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर, एक पनडुब्बी यानी सबमरीन, और लंबी दूरी की समुद्री जो गश्ती विमान होती है यानी कि जो पेट्रोलिंग विजल होते हैं, जिसका नाम है P8I, वो इसमें शामिल थे इस आयोजन में, इस अभ्यास में। और ब्रिटेन की नौसेना की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिचमंड शामिल थे। इसे ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन की नौसेना की तरफ से इन्होंने इस अभ्यास में भाग लिया था। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये वायुसेना, भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के जो विशेष बल होते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो जो कमांडोज होते हैं अलग अलग, जैसे भारत में जो भारतीय वायुसेना में जो कमांडोज होते हैं, जो विशेष बल होते हैं, उनको गरुड़ कहा जाता है। उसी तरह से जो नेवी में होते हैं उनको मार्कोस कहा जाता है। तो ये चीज आपको पता ही होगा। तो इन्हीं विशेष बलों का ये सामूहिक रूप से अभ्यास जो था आयोजित किया गया था, और इसमें
इसका नाम क्या था, टाइगर क्लॉ। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास विशेष बलों के बीच जो है, उसमें क्या है, अभ्यास वज्र प्रहार, जिसमें भारतीय सेना के विशेष बल और संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना के विशेष बल के बीच ये आयोजित किया जाता है। और उसी तरह से अभ्यास संगम जो है वो भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो फोर्सेस, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, और अमेरिकी नौसेना के विशेष बल या कमांडो, जिनको नेवी सील कहा जाता है, के बीच आयोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये विशेष बलों, प्रत्येक सेना के विशेष बलों के बीच ये आयोजित किया जाने वाला अभ्यास होता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सिंदूर स्मारक पार्क, जिसका नाम सिंदूर वन रखा गया है, उसकी स्थापना प्रस्तावित कहाँ पर है, यानी कहाँ पर की जाएगी, वो गुजरात के कच्छ में। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, सिंदूर वन है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित पार्क है एक, जिसकी स्थापना गुजरात के कच्छ में की जाएगी। इस तरह से आज का हमारा जो पहला सेगमेंट है या पहला खंड है वो समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, और जिसमें पहला न्यूज है कि हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। और ये न्यूज आप लोगों के भी नजर के सामने से गुजरा होगा, जिसकी तैयारी यूक्रेन ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन जो है युद्ध के हालात में है, तो इसकी तैयारी यूक्रेन के द्वारा 2-3 वर्षों से की जा रही थी, और अब जाकर इसे अंजाम दिया गया है। जिसके तहत जो एफपीवी ड्रोन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं, उनका उपयोग करके रूसी वायुसेना के रणनीतिक बम वर्षकों को निशाना बनाया गया था। और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है सांग्रीला संवाद 2025 का, इस देखेंगे कि इसका ये 22वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया, और ये प्रत्येक वर्ष सिंगापुर में ही किया जाता है इसका आयोजन। और इस वर्ष जो है भारत की तरफ से इस संवाद में, यानी इस डायलॉग में, जो हमारे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भाग लिया है। और अगर सांग्रीला संवाद का बात किया जाए तो ये एशिया का प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, और पहली बार इसका आयोजन जो है वर्ष 2002 में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि सांग्रीला संवाद किससे संबंधित है। तो ये रक्षा और सुरक्षा से संबंधित शिखर सम्मेलन है, और ये एशिया का महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है, और इसका आयोजन जो है पहला बार आयोजन इसका 2002 में किया गया था, और उसके बाद ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3, ये नाम याद रखेंगे कि मिनटमैन 3 नाम से परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आईसीबीएम कहते हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका परीक्षण किया है। तो ये नाम हम याद रखेंगे, जिसका परीक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये जो कि अंतर महाद्वीपीय है, यानी कि ये महाद्वीपों के पार जो है पहुंचकर अपने लक्ष्य को भेद सकता है, यानी कि लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने में ये सक्षम है। और इसका रेंज जो है, अधिकतम सीमा जो है वो 10,000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसे ध्यान में हम लोग रखेंगे इस नाम। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, जो है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। तो वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कनास्किस अल्बर्टा, जो कि कनाडा में है, वहां पर आयोजित किया गया है। और इस वर्ष भारत की तरफ से इस सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। और ये 2025 का जो था 51वां संस्करण था, इसे ध्यान में रखिएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब थोड़ा G7 सम्मेलन है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि ये दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें शामिल है मूल रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम,
जापान, अमेरिका और कनाडा का ये एक अनौपचारिक, ध्यान रखिएगा, ये एक अनौपचारिक मंच है, यानी कि न तो इसे किसी औपचारिक संधि के द्वारा शुरू किया गया है और न ही कहीं इसका अस्थायी सचिवालय है, इसीलिए ये एक अनौपचारिक मंच है G7। और इसका गठन जो है वर्ष 1975 में सबसे पहले G6 के रूप में किया गया था। तब इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान और इटली। और जिससे उसके बाद जो है 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया। इसके बाद ये G6 से G7 हो गया। और 1997 में जब रूस इसमें शामिल हुआ तब ये G7 से G8 बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्रीमिया पर जो रूस का कब्जा हुआ वर्ष 2014 में, जिसके बाद जो है रूस को इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया, जिससे यह G8 से जो है यानी ग्रुप ऑफ 8 से फिर से वापस ये ग्रुप ऑफ 7 बन गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और चूंकि हमने पढ़ा कि ये अनौपचारिक मंच है, तो इसलिए अध्यक्षता इसकी जो है प्रत्येक सदस्य बारी बारी से इससे संबंधित जो चर्चा परिचर्चा है उसकी मेजबानी करता है या उसका नेतृत्व करता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें चूंकि अनौपचारिक मंच है, तो इसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कि उसको मानने के लिए किसी भी तरह की जो है कानूनी बाध्यता नहीं होती है। और ये ग्रुप जो है यानी ग्रुप ऑफ 7 जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व की लगभग 10% जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद के अगर हिसाब से बात किया जाए, यानी जो वैश्विक जीडीपी का बात किया जाए, तो वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी वैश्विक जनसंख्या का 10% इन देशों में निवास करती है और वैश्विक जीडीपी का 30% पर इन 30% से अधिक पर इन देशों का कब्जा है या इन देशों का योगदान है वैश्विक जीडीपी में। तो इसीलिए ये ग्रुप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां तक भारत की बात की जाए तो भारत को वर्ष 2003 से लगातार जो है G7 शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता रहा है एक आउटरीच पार्टनर के रूप में। और वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, पहली बारी से 2003 में आमंत्रित किया गया। बीच में कई ऐसे मौके हैं जब भारत इस मंच पर अनुपस्थित रहा, या ऐसा कह सकते हैं आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन वर्ष 2019 से जो है भारत को प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जा रहा है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और इस वर्ष के जो इसके चर्चा के प्रमुख क्षेत्र हैं वो है जैसे जलवायु परिवर्तन शमन, वैश्विक आर्थिक सुधार, डिजिटल शासन और एआई विनियमन, शांति और संघर्ष समाधान और स्वास्थ्य अवसंरचना एवं महामारी संबंधी तैयारी। इस वर्ष के जो G7 शिखर सम्मेलन के जो है प्रमुख चर्चा के जो केंद्र रहे हैं वो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका और मध्य पूर्व के 12 देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो वर्तमान में जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अफ्रीका और मध्य पूर्व के 12 देशों से जो लोग अमेरिका आते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और इन 12 देशों में कौन कौन सा देश शामिल है, तो अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। तो इन नामों को ध्यान में रखिएगा। 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है या आंशिक तौर पर उन्हें बैन किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता और संस्थापक भी माना जाता था,
से राष्ट्रपिता की उपाधि को वापस ले लिया है और उनकी तस्वीर को देश के कागजी मुद्रा से हटा दिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान रखिएगा इस न्यूज के बारे में कि बांग्लादेश वो देश है जिसने अपने राष्ट्रपिता या बांग्लादेश के संस्थापक से उनकी उपाधि तो वापस लिया ही है, साथ ही जो कागजी मुद्रा होती है उस कागजी मुद्राओं से उनके तस्वीर को भी हटा दिया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में एक न्यूज जो कि खबरों में काफी चर्चा में आया था कि फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम जो कि एक फंगस है, एक जिसे हम लोग कवक भी कहते हैं, जो हाल ही में खबरों में था, एक खतरनाक कवक जिसकी तस्करी के लिए अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो ने अमेरिका में चीन के 2 शोधकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अब ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण था और इससे संबंधित सारे हम लोग तथ्यों को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये कवक है यानी फफूंद है जिसे एग्रो टेररिज्म एजेंट भी माना जाता है। और ये क्या है, तो ये एक जैविक रोगजनक है यानी पैथोजन है जो गेहूं, मक्का, जौ, जई और चावल जैसे फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट रोग फैलाती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों समय के साथ घटती चली जाती है। और साथ ही ये इतना खतरनाक है कि अगर ये किसी तरह से मनुष्यों के संपर्क में आए तो ये मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में भी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को उत्पन्न कर सकता है, जैसे जिसमें लिवर डैमेज हो जाना या प्रजनन संबंधी समस्याएं शामिल है। अब तो हम लोग ये देखेंगे कि ये एग्रो टेररिज्म होता क्या है, जिसे हम जैव जैव आतंकवाद कहते हैं। तो इसमें जो जैविक एजेंट होते हैं यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े या कवक, यानी कि वैसे बैक्टीरिया, वैसे वायरस, कीड़े और कवक जो कि काफी ही हार्मफुल हैं या विनाशकारी प्रवृत्ति के हैं, उनको जानबूझकर छोड़ा या फैलाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मनुष्यों, पशुओं या फसलों को बुरी तरह प्रभावित करना या उन्हें नष्ट करना होता है। और इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है दूसरे देशों के खिलाफ। तो ये उसी संदर्भ में 2 चाइनीज जो नेशनल्स थे उनको उनके साथ जो है, जो कि अमेरिका की यात्रा कर रहे थे इस डेंजरस फंगस के साथ, तो उनको एफबीआई के एजेंट्स के द्वारा पकड़ा गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा। अगला न्यूज है पोसोन पोया महोत्सव का संबंध किस देश से है। तो ये श्रीलंका में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है पोसोन पोया महोत्सव। तो यह एक वार्षिक बौद्ध त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह श्रीलंका में 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन की याद में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का जो श्रीलंका में आगमन हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है। और यह भारत के सम्राट अशोक के पुत्र जो अरहत महिंदा थे उनके द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक है, जिन्होंने मिहिताले में राजा देवनाम पिया तिस्सा को उपदेश दिया था। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो अनुरा कुमार दिशानायके हैं। तो इस त्योहार का नाम याद रखिएगा जिसका संबंध श्रीलंका से। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे जो है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास। और ये मंगोलिया द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखेंगे, वार्षिक सैन्य अभ्यास है और लेकिन बहुराष्ट्रीय है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। और वर्ष 2025 में इस सैन्य संस्करण का 21वां संस्करण था जिसे आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय सैन्य बलों द्वारा भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया गया है। और अगर द्विपक्षीय अभ्यास का बात किया जाए तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखिएगा कि खान क्वेस्ट जो है जो मंगोलिया में आयोजित किया जाता है उसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं जिसमें भारत भी एक है। और अगर द्विपक्षीय अभ्यास का बात किया जाए, सैन्य अभ्यास का बात किया जाए, तो उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाता है।
वो भी प्रत्येक वर्ष। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंतर्गत ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला, हवाई हमला किया था। उद्देश्य क्या था कि ये ईरान की परमाणु जो सुविधाएं हैं उनको नष्ट करना, और ये किसके द्वारा किया गया था? इजरायल के द्वारा किया गया था। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। और इसमें ईरान के कुछ शहरों जिसका नाम याद रखिएगा, जो कि काफी चर्चा में रहा है, उनमें उन प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर में जैसे फोर्डो थे, नतांज थे, इस्फहान था। तो ईरान के ये सभी जो थे ईरान के परमाणु सेंटर थे, उसी पर हमला किया गया है इजरायल के द्वारा। ये सभी ईरान के परमाणु सुविधा थे, परमाणु सुविधा केंद्र थे। और इसके बाद जो है इजरायली हमले के बाद प्रक्रिया में ईरान ने इजरायल के शहरों पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत हवाई हमले शुरू किए हैं। और अगर देशों पर बात किया जाए तो इजरायल और ईरान जो है मध्य पूर्व में स्थित दो देश हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रिया में ईरान ने इजरायल के शहरों पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत हवाई हमले शुरू किए। तो इन दोनों ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे कि हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग नेटो के नाम से भी जानते हैं, ने अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25 यानी 2025 का जो संस्करण है वो लातविया में शुरू किया है। ध्यान रखिएगा कि ये नाटो का जो था वार्षिक सैन्य अभ्यास था, जिसका आयोजन लातविया में किया गया है। और नाटो है क्या? तो ये इसका गठन जो है वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के बाद हुआ है। ध्यान रखेंगे गठन का वर्ष और किस संधि के तहत इसका ये ये संगठन जो है अस्तित्व में आया, तो वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के बाद। और यह जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा गठित एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ध्यान रखेंगे, ये राजनीतिक भी और सैन्य, राजनीतिक के साथ साथ सैन्य संगठन भी है। और इसके गठन का उद्देश्य क्या था, ये क्यों स्थापित किया गया था? तो इसे शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सोवियत संघ के विरुद्ध स्थापित किया जाने वाला एक सैन्य गठबंधन था, जिसे वर्ष 1949 में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इस गठबंधन में कुल 32 सदस्य हैं, और 32वां देश के रूप में स्वीडन जो है इसका हाल ही में सदस्य बना है। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम में। इस तरह से आज हमारा दूसरा सेगमेंट भी अर्थात दूसरा खंड भी समाप्त होता है। हम लोग अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारत विश्व भूगोल पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है? इटली से है। और यह यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में अगला न्यूज है कि हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो ये दो नाम याद रखिएगा कि इस वर्ष जो है खीचन और मेनार, जो कि राजस्थान में स्थित दो वेटलैंड्स हैं, उनको रामसर साइट्स के तौर पे दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ ही भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है के नेतृत्व में 1973 से हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और जहां तक रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में बात किया जाए, तो इस कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था, और फाइनली जाकर यह 1975 से लागू हुआ है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
और जहां तक भारत की बात है तो भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन का एक पक्षकार बन गया, यानी कि एक सिग्नेटरी बना 1982 में। और भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और कुल उसकी संख्या बढ़कर 91 तक पहुंच गई है। अगला न्यूज है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो पहली बैठक है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी बैठक हर 2 साल में कम से कम एक बार आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब थोड़ा इसके बारे में हम देख लेंगे कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये जो बड़ी बिल्लियां होती है, जिसमें कि बाघ हो गया, शेर हो गए, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल है। तो ये जो होती है बड़ी बिल्लियों की गिनती में इन्हें शामिल किया जाता है। तो उन्हीं के संरक्षण से संबंधित ये अलायंस है। तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2023 में कई देशों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया था, और 2023 में से शुरू किया गया था, और 2025 में इसका पहला इससे संबंधित पहला जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। और इस गठबंधन में 90 से अधिक देश हैं, 90 से अधिक देश शामिल है, जहां बड़ी बिल्लियां या बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती है। और उन बड़ी बिल्लियों का संरक्षण के साथ साथ संरक्षण के लिए आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना ही इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। और जहां तक संस्थापक सदस्य का बात किया जाए तो इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अर्मेनिया, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा, जो इनिशियल तौर पर ये कुल 16 देश थे जिन्होंने आपसी सहयोग के साथ इस अलायंस को शुरू किया, जिनके देश में इनमें से कोई ना कोई एक बड़ी बिल्ली पाई जाती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन के सहयोग से दुशांबे, ताजिकिस्तान में पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर, जिसे हम लोग हिमनद भी कहते हैं, उनके संरक्षण से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से ताजिकिस्तान के दुशांबे में जो पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण है, उनसे संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि हिमनद क्या होते हैं। तो ये धीमी गति से बहने वाले बर्फ के विशाल पिंड होते हैं, जो सदियों से जमी हुई बर्फ के संपीड़न या दबाव से बनते हैं। और अब वैश्विक स्तर पर आपको भी पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से ये पिघल पिघल रहे हैं, तो उन्हीं के संरक्षण से संबंधित ये आयोजन था। अगला न्यूज है कि हाल ही में बर्च ग्लेशियर, जो काफी चर्चा में रहा था, में बृहद स्तर पर स्खलन के कारण एक बड़े हिस्से ने स्विट्जरलैंड के एक अल्पाइन गांव को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ऊपर हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि बड़े ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े ही व्यापक तौर पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। उसी के कारण जो है स्विट्जरलैंड का एक अल्पाइन गांव एक बर्च ग्लेशियर के टूटने के कारण वो पूरा गांव जो है नष्ट हो गया है, और ये अभी काफी ही चर्चा में रहा था। तो ये बर्च ग्लेशियर याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड जो है एक स्थल रुद्ध अल्पाइन देश है, जिसमें यूरोप के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। और अगर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का बात किया जाए तो ये लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में स्थित है। अब चूंकि स्विट्जरलैंड एक अल्पाइन देश है, तो थोड़ा हम लोग ये देख लेंगे कि अल्पाइन देश कौन कौन से हैं। तो ये सभी देश वो दोस्त इन देशों को अल्पाइन देश इसलिए कहा जाता है, ये सभी जो है आल्प्स आल्प्स पर्वत श्रृंखला से घिरे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया सॉरी, जर्मनी और स्लोवेनिया शामिल है। तो ये चूंकि सभी आल्प्स पर्वत श्रृंखला से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको अल्पाइन कंट्रीज कहा जाता है। और उसी में जो है आल्प्स जो है यूरोप की सबसे ऊंची और विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा।
अगला न्यूज है कि हाल ही में गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला इजराइल जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल जो है दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने लेजर हथियार का इस्तेमाल करके, यानी जो लेजर वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो दुश्मन के ड्रोन है उनको मार गिराया है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना असम और मेघालय सरकारों के बीच संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है? असम और मेघालय से इसका संबंध है, यानी कि दोनों देश के सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना है। और कुल्सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये पश्चिम खासी हिल्स से होकर बहती है जो कि मेघालय में है। तो इस परियोजना का किन दो राज्यों से संबंध है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। तो इस रिपोर्ट को जो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा सामूहिक रूप से जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा। और यह सूचकांक जो है वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में जो प्रगति है उस प्रगति को ट्रैक करने के लिए 4 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। यानी कि कोई देश जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रगति हो रही है उनको ट्रैक करने के लिए कुल 4 बिंदुओं पर, 4 आधारों पर यह मूल्यांकन करता है। जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जलवायु संबंधित नीति। तो इन 4 आधारों का मूल्यांकन करके, 4 संकेतकों का मूल्यांकन करके वैश्विक आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें 1 से 3 जो है, यानी कि फर्स्ट से 3 रैंक जो है किसी देश को नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये 4 संकेतकों के आधार पर ऐसे कोई भी देश खड़े नहीं उतरे हैं जिनको कि शामिल करके कहा जा सके कि ये जलवायु परिवर्तन के संबंधित दिशा में काफी ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए 1 से 3 को जो है ब्लैंक छोड़ दिया गया है। और उसके बाद रैंक 4 पर जो है इसमें डेनमार्क है, और अपने जहां तक भारत का बात किया जाए तो वो 10वें स्थान पर है, जिसका कि ये स्कोर है 67.99। तो ये भारत का रैंक और ये स्कोर दोनों ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ चीन जो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, वो 55वें स्थान पर है। जबकि अमेरिका जो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है वो 57वें स्थान पर है, तथा भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है वैश्विक स्तर पे, वो 10वें स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 सबसे निचले रैंक वाले देशों में ईरान जो कि 67वें स्थान पे है, सऊदी अरब 66वें स्थान पे है, और संयुक्त अरब अमीरात 65वें स्थान पर है। यानी ये कुल देश जो है, ये 3 देश जो है इस दिशा में इनका जो प्रयास है वो काफी ही निम्नता को दर्शाता है। यानी कि जितना कहा जाए उससे भी ये लोग कम काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सबसे खराब श्रेणी में रखा गया है, यानी कि सबसे निचला रैंक दिया गया है। तो इन 3 देशों का भी नाम याद रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है अब भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जो हाल फिलहाल में जो सर्वेक्षण किए गए हैं उसके हिसाब से बेंगलुरु जो है भारत की अब तेंदुआ राजधानी बन गया है। और सर्वेक्षण के अनुसार जो बेंगलुरु में है इस अभी 80 से 85 तेंदुआ पाए गए हैं, जिसके कारण जो है यह मुंबई से भी आगे निकल गया है। और यह सर्वेक्षण जो है होले मट्टी नेचर फाउंडेशन नामक एक संगठन के द्वारा किया गया था। इसके बाद यह बात उभर कर सामने आया है पब्लिक डोमेन में, अब से जो है बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है। इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। इसके बचे हुए सेगमेंट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपका कमेंट होगा उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।